बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ने लगे हैं एसी थ्रू कैपेसिटर कि जब अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से कैसे गुजरेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो वोल्टेज के साथ इन फेज होगा या फिर वो लीड या लैग करेगा। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को सपोज करते हैं कि वो हम अल्टरनेटिंग की बजाय हमने डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ लगा दिया। तो जैसे ही हमने डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ लगाया तो ज़रा गौर कीजिए कि ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे चले गए और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे चले गए। अब मज़ीद करंट फ्लो नहीं होगा, एक ही दफ़ा चार्ज मूव किए तो उस लम्हे करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर के अंदर से नहीं गुजरता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कैपेसिटर्स की प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रखी जाती हैं, उनके दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या एयर या वट जो भी हम चीज़ रखते हैं दरमियान में, तो इसलिए चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी कैपेसिटर के साथ कोई एसी सोर्स जोड़ दें तो फिर करंट फ्लो करेगा। उसकी रीज़न क्या है ये समझने के लिए हमने सपोज किया कि ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है और ये हमने एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया। तो जैसे ही अल्टरनेटिंग सोर्स की पहले एक डायरेक्शन होगी फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये इसकी साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो करंट फ्लो होगा इसके अंदर से। ये देखें कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पे आ जाएंगे। ये एरो से पता चल रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि हमें पता है करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन से इधर को मूव करेंगे, तो ये होगी इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन। अगले हाफ साइकिल में जब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये साइड जब पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव थी, तो करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया। ये डायरेक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ गए। ये एरो से पता चल रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है इस सर्किट के अंदर। तो इसमें अब एसी ने तो हर लम्हे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो एक ही सेकंड में ये 50 दफ़ा अपनी वैल्यू रिपीट करता है, यानी कि 50 दफ़ा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, 50 दफ़ा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इट मीन्स कि कंटिन्यूसली चार्जेस एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी से फिर वो उस तरफ को, यानी कि पहले वो इधर को जाएंगे, फिर बाद में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो चार्जेस कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। चार्ज मूव करते रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट के साथ लगा दें तो एक दफ़ा करंट फ्लो होगा, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा तो उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जी, तो अब जब करंट फ्लो करेगा तो ये कैसा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी वोल्टेज के साथ, वो हम कैलकुलेट करने के लिए सपोज किया एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें हमने एक वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ चार्ज मूव करना शुरू हो जाएंगे। इस वोल्टेज की किसी भी लम्हे वैल्यू क्या होगी वो हमें पता है कि इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज मूव करेंगे। यहाँ पे जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतने ज्यादा चार्ज मूव करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम चार्ज देखना चाहें कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज गिवन एज Q इज इक्वल टू सी वी। और अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करें जो कि है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, दैट इज गिवन एज Q इज इक्वल टू सी वी साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंक्रीज होगा एंगल के साथ, वैसे वैसे चार्ज भी इंक्रीज हो रहे होंगे। यानी कि ये दोनों इक्वेशंस साइन फंक्शंस हैं, साइन पे डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब है Q और V एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चेंज होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं Q वेरीज
इन द सेम वे एज द अप्लाइड वोल्टेज। Q जो है वो वोल्टेज के साथ साथ ही वेरी करेगा, इंक्रीज होगा जी। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसके अंदर से करंट क्या होगा, तो करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज डेल क्यू ओवर डेल्टा टी, के टाइम के लिहाज से कितने ज्यादा चार्ज मूव करेंगे। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर, अगर हम वो देखना चाहें तो वो हमें मिलेगा क्यू टी ग्राफ से। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसकी वेव फॉर्म बनाई कि जैसे मैंने कहा कि ये वेव फॉर्म है, दैट इज अ वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, यही वोल्टेज की है, और वोल्टेज और चार्ज जो है ये दोनों क्या है, इन फेज है, तो इसका मतलब है दोनों की सेम वेव फॉर्म बनेगी। चार्ज की थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम होगा चार्ज का, लेकिन फेज यही होगा। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यही कैसी है, चार्ज की वेव फॉर्म है, और यही है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वेव फॉर्म। अच्छा, तो करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही अभी पोटेंशियल जीरो है उस लम्हे करंट क्या होगा, हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम है। अब जब से ये यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था तो कैपेसिटर की प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है V और Q जो है वो बिल्कुल एक साथ साथ वेरी करते हैं। वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो। तो जैसे ही ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये साइड सपोज किया कि पहले पॉजिटिव साइड है, ये वाली साइड इसकी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, इस प्लेट की तरफ, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच गए, सपोज किया कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुके हैं, कुछ ही टाइम में यहाँ पे इसी तरीके से दो नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेंगे, अब मजीद पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मजीद चार्जेस ने मूव करना है, चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जब चार्ज और आते जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी भी चार्जेस मौजूद हैं, पहले ही आ चुके हैं पॉजिटिव चार्ज, जब ये मजीद आना चाहेंगे तो ये इन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से इनकी मोशन कम हो जाएगी। मोशन इनकी कम हो जाएगी, चार्ज कम मूव करना शुरू होंगे, तो हम कह सकते हैं कि करंट कम हो रहा है। और जैसे जैसे पोटेंशियल मैक्सिमम होता जाएगा, यहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मजीद आने वाले चार्जेस को अपोज भी ज्यादा करेंगे, और जब अपोज ज्यादा करेंगे तो इनकी मोशन और रिड्यूस होती जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्जेस की मोशन कम हो रही है, चार्ज मूव कम हो रहे हैं, तो इसलिए करंट कम होता चला जा रहा है। यही बात हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमें करंट है वो हमें मिलता है स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ से। स्लोप का मतलब होता है ढलवान, यानी कि ये इक्वेशन थी, ये वेवफॉर्म थी चार्ज की, और ये चार्ज की वेवफॉर्म है, इसका स्लोप यानी कि ये ढलवान जो है ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो गौर करें, यहां पर स्लोप मैक्सिमम है, यहां पर बिल्कुल यहां से मैक्सिमम स्लोप आपको मिल रहा है, ढलवान मैक्सिमम है। ढलवान मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि बहुत थोड़े से टाइम में ज्यादा चार्ज मूव कर रहे हैं। अगर टाइम थोड़ा हो और चार्ज ज्यादा मूव करें तो इसका मतलब है करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करता है। इट मींस जब यहाँ पोटेंशियल अभी जीरो था तो ये प्लेट्स खाली थी, तो बहुत जल्दी चार्ज मूव किए, करंट बहुत ज्यादा फ्लो किया, और जैसे जैसे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया तो मजीद चार्जेस जाना कम हो गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया, तो करंट कम हो गया। तो यही बात हम देख सकते हैं कि अगर हम इतने हिस्से के अंदर देखें तो आपको कोई बहुत बड़ा स्लोप नहीं नजर आ रहा। देखें इस एक्सिस में टाइम है, टाइम इधर को इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में चार्ज मूव है, चार्ज का ग्राफ है, तो चार्ज का ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि टाइम गुजरता जा रहा है और चार्ज बहुत ही कम फ्लो कर रहे हैं, और अगर चार्ज बहुत कम है, टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब है करंट बहुत कम है। तो जब ये बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, तो स्लोप बिल्कुल जीरो, स्लोप जीरो, तो यहाँ पे करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब है हम सिंपली कह सकते हैं कि जहां पे इस क्यू टी ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होगा, ढलवान मैक्सिमम होगी, वहां करंट मैक्सिमम होगा।
और जहां स्लोप मिनिमम वहां पे करंट भी मिनिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेयर स्लोप ऑफ QT ग्राफ इज मैक्सिमम द करंट विल बी मैक्सिमम दैट इज गिवन बाय आई नॉट। और जब स्लोप जो है वो मिनिमम होगा, स्लोप ऑफ QT ग्राफ इज मिनिमम, देन करंट विल बी मिनिमम। तो जहां स्लोप मिनिमम वहां करंट भी मिनिमम हो जाएगा। तो हमने इस सारी ऑब्जर्वेशन से ये हमने वेव फॉर्म बनाई और ये वेव फॉर्म करंट की वेव फॉर्म बनी। तो हम देख सकते हैं जब अभी टाइम ज़ीरो है तो इस वोल्टेज का यहाँ पे फेज है ज़ीरो, लेकिन इसका फेज यहाँ पे कितना है, इसका फेज है यहाँ पे 90 डिग्री। और जब ये पहुंचा है 180 पे पहुंच गया, तो उस टाइम पे अभी वोल्टेज कहाँ पे था, अभी वोल्टेज था वहां पे 90 डिग्री पे, वोल्टेज का था अभी 90, यानी कि ये 180 पे पहुंच गया, वोल्टेज अभी पीछे है 90 डिग्री पे। जब वोल्टेज 180 पे पहुंचा है तो इसका कितना हो गया, इसका हो चुका है 270 डिग्री। यानी कि ये जो करंट है ना, ये हर लम्हे आगे निकल रहा है, आगे चल रहा है वोल्टेज से। कितना आगे चल रहा है, 90। देखिए ये जीरो था तो ये 90, ये 180 हो गया, ये अभी 90 पे है। तो जब ये 180 हुआ है तो उस टाइम ये 270 पे, यानी कि ये जो है ये हमेशा 90 डिग्री उससे आगे चल रहा है। सो इस सारी ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज थ्रू 90 डिग्री, कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री पे। या हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग द करंट थ्रू 90 डिग्री, कि वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री। जी, तो अगर हम यही सारी ऑब्जर्वेशन जो है इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें कि वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो इसकी वेक्टर फॉर्म किस तरीके से बनेगी। जी, तो हम जानते हैं कोई एक हम बेस लाइन पहले बना दें तो दूसरी लाइन हम उससे लीड कर रही हो तो वो आगे बनाते हैं। जैसा कि ये वोल्टेज था तो वोल्टेज लाइन पहले हमने बनाई, ये वोल्टेज था, इस लाइन की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि उसका एम्पलीट्यूड शो करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रहा करंट का वेक्टर, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड कम है इसलिए इसकी लाइन भी छोटी बनी। अब ये वोल्टेज बनाई थी, करंट जो है वो इससे लीड कर रहा था इसलिए हमने इस डायरेक्शन में आगे बनाया, ठीक है। लेकिन अगर हम करंट की लाइन पहले बना दें कि ये मैं कहूँ कि ये इस डायरेक्शन में करंट है, तो वोल्टेज क्या है, अब इससे लैग कर रहा है तो पीछे को बनाएंगे। कितना पीछे बनाएंगे, 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री ही लैग कर रहा था वोल्टेज करंट से। तो इस तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म से शो कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी। अगर एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट के गुजरने में जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर ड्यू टू द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। जी, तो ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको। एज वी नो के रेजिस्टेंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी हो तो R इज इक्वल टू V ओवर I। तो ये इस उसी सूरत में होता है अगर वोल्टेज हमारा एवरेज हो, लेकिन हम जानते हैं कि जो AC है उसमें हम एवरेज वोल्टेज निकालें और एवरेज करंट निकालें तो वो ज़ीरो मिलता है। इसलिए हम AC में जो वोल्टेज भी कौन सा यूज़ करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, और I भी रूट मीन स्क्वायर ही वैल्यू लेते हैं। सो इसकी कैपेसिटेंस इसकी रिएक्टेंस को बोलते हैं, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को नाम देते हैं, को डिनोट करते हैं XC से। सो XC इज इक्वल टू V ओवर I, तो ये इज इक्वल टू होती है 1 ओवर ओमेगा C के, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F इंटू C। तो ये है इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस। नेक्स्ट कि इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कितनी डेसिपेट हो रही है। तो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर डिसिपेशन है वो बिल्कुल जीरो होगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि पावर फैक्टर जीरो होता है। ये पावर फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला कि इलेक्ट्रिकल पावर होती है करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने से, P इज इक्वल टू I V। करंट और वोल्टेज मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिकल पावर मिलती थी।
लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब ही अप्लाई कर सकते हैं जब वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होंगे, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इनमें फेज डिफरेंस आ गया तो हम एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर इनमें फेज डिफरेंस हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर वी रूट मीन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल है वोल्टेज और करंट के दरमियान। तो इसी कॉस थीटा को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये कॉस थीटा ही कहलाता है पावर फैक्टर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर 90 पुट करें तो cos 90 हो जाएगा 0। cos 90 0, इट मीन्स पावर फैक्टर इज 0। सो वी कैन से कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर 0 होता है। तो क्योंकि पावर फैक्टर cos थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंड एट 90 डिग्री इट बिकम्स 0, सो पावर इज 0। ये था AC का बिहेवियर इन कैपेसिटर। उम्मीद है आप सब अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।